Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss chapter 5 of class 12th OCM subject, Gujarat Board, and the name of chapter is staffing. So without wasting any time, let's get started. अच्छा, हमने अब तक तीन से के दो जो हैं पूरे के पूरे समझ लिए हैं। मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स थे। सबसे पहला था प्लानिंग, उसको हमने पूरा समझ लिया चैप्टर 3 में। सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, उसको हमने पूरा समझ लिया चैप्टर 4 में। और थर्ड वाला है जो है स्टेप आपका आता है, वो है आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब मेनली क्या है? स्टाफ मतलब आपके कंपनी में जो लिविंग लेबर है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लिविंग मैन हैं, जो ओनली लिविंग एसेट है आपके बिजनेस का, उसको अपने स्टाफ बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम उसी स्टाफ के बारे में समझेंगे। शुरुआत करें तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि आपको 19th सेंचुरी में हम 19th सेंचुरी के एंड में हमको ये पता चला था कि सेंसिटिव स्टाफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनएनिमेट मशीन से। ठीक है, इनएनिमेट मशीन यानी जिन जिन मशीन्स में कोई जान नहीं है, उन मशीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने ये भी रियलाइज़ करा कि मशीन्स अपने आप काम नहीं करती, उनको ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉइज़ चाहिए। और इसलिए उन्होंने एक नीड उनको हुआ, यानी रियलाइज़ हुआ कि एम्प्लॉयी के रिक्रूटमेंट के लिए, उसके सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो सकें। तो स्टाफिंग का अगर हम मीनिंग देखें तो स्टाफिंग भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है और उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी के सारे फंक्शंस हैं। ये जो प्रोसेस है, ये किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करता है। पास्ट में ह्यूमन एलिमेंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था, बट आज के ज़माने में मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन और आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और यहीं पर आप अगर सही इंसान को चूज़ करते हैं, सही इंसान को सिलेक्ट करते हैं, उसको सही ट्रेनिंग देते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में उतना अच्छा प्रॉफिट होता है और उतना अच्छा आप कमा सकते हैं। स्टाफिंग एक एक्टिविटी है, वन लाइन में अगर हम बोलें तो स्टाफिंग एक एक्टिविटी है ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने की एक्टिविटी को अपने बोलेंगे स्टाफिंग। कंसेप्ट देखें, नॉर्मली स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट साथ साथ में एम्प्लॉयज़ को लेकर के आना, ट्रेनिंग देना और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन भी करना, लंबे समय तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहें, ये आपके स्टाफिंग में आते हैं। वाइडर सेंस में स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, ये सब आती हैं, जिनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग जो है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो या कंट्रोलिंग हो, इन सब के जैसा ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा है कि ये पेरिनियल प्रोसेस है। पेरिनियल का मतलब जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी तब तक आपका स्टाफिंग होगा। हर जगह पर जहाँ पर भी एम्प्लॉइज़ हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर स्टाफिंग होगी मतलब होगी। ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉइज़ के कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकती। थर्ड है कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशंस। स्टाफिंग भी किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आपने नोटिस किया हो अगर, मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है, वो है मैन। और मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सब ह्यूमन रिलेशन से जुड़े हुए होंगे। तो जब आप इन सब आपसे अगर किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं, तो आपके कुछ ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप सब में लिख सकते हैं। पहला ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि वो सब होते हैं। दूसरा ये कि ये ह्यूमन रिलेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी सब होते हैं। तो आप सब कुछ मतलब सब में कुछ कॉमन पॉइंट्स पाएंगे जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब में होंगी वो पॉइंट्स। एम्प्लॉइज़ जो हैं आपके ओनली लिविंग फैक्टर्स होते हैं, उनके भी फीलिंग्स होती है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और इसलिए यहाँ पर हमको ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर को ध्यान में रखना पड़ता है और हमें उनकी तरह इंसानों जैसा व्यवहार करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि स्टाफिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो स्टाफिंग है, तो अगर वो प्रॉपर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल पाएगा, और इसलिए इस प्रोसेस को उन्होंने डायनामिक कहा है। रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शंस, ये भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। प्लानिंग सबसे जुड़ा हुआ है, सब प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग से जुड़ा हुआ है और सबसे जुड़ा हुआ है। सिमिलरली
ये भी सभी बाकी के मैनेजरियल फंक्शन से बड़े क्लोजली रिलेटेड है। कौन? स्टाफिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसका बड़ा वाइड स्कोप है। स्टाफिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है लेबर के लिए, बल्कि उनको लाना, अक्वायर करना, ट्रेन करना, उनको मेंटेन करना और साथ साथ में उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना, ये सब आपके स्टाफिंग में आते हैं, इसीलिए बड़ा वाइड स्कोप है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, स्टाफिंग में खर्चा अगर जब हम करते हैं, ये कई बार वन लाइनर्स में पूछा जाता है कि जो भी आप उसमें खर्चा कर रहे हो वो आपका खर्चा नहीं है, वो बल्कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी स्टाफ जो है आपके लिए बड़े काम के हैं, वो खुश रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगा। ठीक है। इम्पोर्टेंस देखो अब स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफ के एक मेयर स्केलेटन है, यानी सिर्फ हड्डियां हैं उसमें, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। मशीन्स जो हैं, जो इनएनिमेट मशीन्स हैं, यानी जो जिनमें जान नहीं है, वो आपका प्रोडक्शन बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज के साथ होने से आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन सब के सिवा बिजनेस एंटरप्राइज का जो फ्यूचर है वो उसके स्टाफ पे डिपेंड करता है। स्टाफ इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चारों फैक्टर्स में से जो आपका लेबर है या स्टाफ है वो आपका ओनली लिविंग फैक्टर है, तो उसको आपको बड़े अच्छे से चलाना है। किसी एक्सपर्ट ने बड़े अच्छे से कहा है कि माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। यानी आप सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रखिए, लोग आपकी हर चीज का ख्याल रख लेंगे। इसका इम्पोर्टेंस देखें तो ये सबसे पहले एक ड्राइविंग फोर्स है। आपके पास अच्छा स्टाफ होगा जो आपके तरफ झुका हुआ है, आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। कोई भी एफिशिएंट स्टाफ होगा तो ही आपके बिजनेस के ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकते हैं। दूसरा, ये डायनामिक एक्टिविटी, अगेन रिपीटेड पॉइंट है। स्टाफिंग में डायनामिज्म आता है क्योंकि हमें सारी एक्टिविटीज बड़े अच्छे से करवानी है। ये बाकी के फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर स्टाफिंग अच्छे से होगा तो कोऑर्डिनेटिंग अच्छा होगा, डायरेक्टिंग अच्छा होगा, कंट्रोलिंग अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अच्छे स्टाफ के बिना ये सब सक्सेस नहीं हो सकता। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, आपने अगर नोटिस किया हो तो ये 2-3 पॉइंट्स अगेन रिपीटेड है। जो स्टाफ है वो आपका लिम्ब है, यानी आपके हाथ पैर है। हमने पहले भी डिस्कस किया, ये प्लानिंग क्या है? ब्रेन है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉडी है, और स्टाफ जो है वो आपके लिम्स हैं, हाथ पैर हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या है? आपकी सोल है। बॉडी बन जाएगी इससे। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग स्टाफ। आपके स्टाफ के बीच में अगर मान लो उनके बीच में कोई झगड़ा होता है, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई कंप्लेन है, यू नीड टू सॉल्व दैट। स्पीडी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉसिबल भी है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। काम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पे कम है किसी पे ज़्यादा है। सबको हो लगना चाहिए कि हाँ, हम अपने काम पे जा रहे हैं, और सब राजी खुशी अपने काम पे आने चाहिए, तभी आपका जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा और स्टाफ आपके यहाँ ज़्यादा देर तक टिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी हार्मनी इन रिलेशंस। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं स्टाफिंग में, जो उनका एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत शांति भरा होना चाहिए, किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो, किसी को सिखाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो या सीखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हार्मनी है आपकी। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस द प्रेस्टाइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, जो वर्थ है, जो प्रेस्टीज है, वो अपने आप बढ़ेगी अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो। ठीक है। और नहीं, लास्ट पॉइंट है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले भी हमने डिस्कस किया था, जहां तक आपके बिजनेस है वहां तक आपका स्टाफ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। अब हमारा जो एचआरएम है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें, तो पहले जो है हमारा स्टाफिंग डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी एचआरडी कहा जाता है। मोस्टली बिजनेसेस में ये डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? स्टाफिंग करना। और इसमें कुछ बातें आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इसके अलावा और भी कई सारी बातें आती हैं। एग्जाम्पल है मटीरियलिस्टिक फैसिलिटीज, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम यानी सैलरी का बढ़ना, एम्प्लॉय का वेलफेयर, और साथ साथ में उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट। कोई भी इंसान होगा ना, वो चाहेगा कि मेरा भी डेवलपमेंट हो। ठीक है। उसको भी चाहिए होगा कि मैं भी डेवलप करूं। कोई भी अच्छा इंसान अपने ब्रेन को डेवलप करना चाहेगा, अपने नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। और आज के ज़माने में इसको
हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट गिन के चलते हैं। जो हमने, आपको याद हो तो चैप्टर 1 में जो अलग अलग हैं मैनेजमेंट के कौन कौन से डोमेन्स हैं, उन सब में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया था। चलो आगे बढ़ें। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कि वो मैन पावर प्लानिंग से कंसर्न रखता है, यानी आपको कैसा स्टाफ चाहिए उसके लिए प्लान करो, न्यू अपॉइंटमेंट करो और स्टाफ को इंक्रीज करो। दूसरा है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से नेसेसरी और सिलेक्टिव स्टाफ को कट करो, रिडक्शन करो, जो आपको नहीं चाहिए उसको हटाओ, ठीक है। स्टाफ को सही जगह पर प्लेस करो। और लास्ट पॉइंट है, स्टाफ को कॉन्स्टेंटली एक्टिव करो और उनके नॉलेज को भी एनहांस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इनका आता है कंसर्न विद कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। आपका डेवलप मतलब स्टाफ का डेवलपमेंट, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हेल्प चाहिए, बेनिफिट चाहिए, वो आप दीजिए। वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग स्टाफ को देना है जब भी ज़रूरी हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। उनको सही कंपनसेशन दीजिए, कंपनसेशन का मतलब है नुकसान की भरपाई, और अच्छे बेनिफिट्स भी दीजिए, तभी लोग टिकेंगे। और लास्ट पॉइंट है जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानिए, उनके सॉल्यूशंस दीजिए और उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट भी करिए। इसके हिसाब से वो जो एचआर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उससे कई ज़्यादा हैं। उनको हम ह्यूमन एलिमेंट मानते हैं। और हमको एक स्टेबल स्टाफ चाहिए। स्टेबल मतलब जो बार बार इधर से उधर ना हो, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ना जाए, इससे आपका लेबर टर्नओवर का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, और आपकी कंपनी का गुडविल इंक्रीज होगा। स्टाफिंग का प्रोसेस हम एक बार देखें। कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने कहा है कि कंटेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। यानी ऐसा स्टाफ जो आपके बिजनेस के लिए हमेशा खड़ा हो, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो, वो क्रिएटिव भी हो, प्लस ऑनेस्ट भी हो, ये आपके बिजनेस का बहुत ही इनवैल्यूएबल एसेट है, उसको कहीं जाने मत दीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस के शुरू होने से लेकर के रिक्रूटमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे करना चाहिए, उनके प्रॉपर क्वालिफिकेशंस देखो, स्किल्स देखो और नॉलेज देखो, उनकी सिंसियरिटी देखो, ना कि किसी के कहने पे करो या करप्शन या नेपोटिज्म के कारण करो। आपको पता होगा नेपोटिज्म क्या है, यानी बड़े लोगों की, जो लोग होते हैं उनको मिल ही जाती है नौकरी। तो ऐसा नहीं करना है, उनकी आप सारी काबिलियत देखिए और फिर उनको काम दीजिए। रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलते ही रहता है। और रिक्रूटमेंट जो है हमें तब करना है जब कोई न्यू एंटरप्राइज बन रहा है, या तो आपका अपना यूनिट जो है वो एक्सपांड हो रहा है, या तो मान लो कोई एम्प्लॉय जा रहा है, मर गया या रिटायर हो गया, तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन। ऑर्डिनरीली हम बोले तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। आपको अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढना है, उनको जॉब के लिए अप्लाई करवाना है, इसका मीनिंग हो गया रिक्रूटमेंट का। मूविंग ऑन, और ब्रॉडर सेंस में लिखा है रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस है अक्वायरिंग एट द राइट टाइम, इन द राइट नंबर एंड इन द राइट प्लेस विथ राइट क्वालिफिकेशन। इसमें 4 आर आते हैं, राइट टाइम, राइट नंबर, राइट प्लेस और राइट क्वालिफिकेशन। रिक्रूटमेंट के सोर्सेस नॉर्मली 5 मार्कर में बहुत पूछे जाते हैं और इसीलिए इनको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि 5 मार्कर में आपको ये सारे के सारे लिखने ज़रूरी हैं, बट ये नाम अगर आपको याद होंगे तो ज़रूरी नहीं है जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठोगे तो आपको सारे याद आएंगे। आपको इनमें से कुछ ही याद आने वाले हैं, तो इसीलिए अब भी सारे याद करने हैं। एग्ज़ाम में जाकर के इनमें से सारे आप रिप्रोड्यूस कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कुछ तो याद आ ही जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 टाइप के सोर्सेज हैं, पहला इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर के। एक एक करके इनको समझते हैं। इंटरनल में सबसे पहला है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का मीनिंग क्या है, आपकी कंपनी में अभी ही कोई इंसान बैठा है और क्योंकि आपको उसकी एबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी स्किल, लॉयल्टी और क्वालिफिकेशन सब बड़े अच्छे लगे, इसीलिए आपने उसको एक हायर पोजीशन ग्रांट कर दी। इससे क्या हुआ कि उस इंसान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, इससे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, स्टेटस बढ़ जाएगा, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
सेकंड नंबर आता है वो आपका ट्रांसफर। सपोज मेरी कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, या मुझे लगता है कि 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और इस इंसान का इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा उस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उस इंसान को वहाँ पर भेज दूँगी, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट में सरप्लस है, यानी वो इस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा है और उस डिपार्टमेंट में वैसे भी ज़रूरत है, तो मैंने उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें हमारी सैलरी या स्टेटस या पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती। खाली हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा या ब्रांच चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज़। जो आपके यहाँ अभी काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज़ के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आप बोलिए कि आप आइए और क्या बोलते हैं हमारी कंपनी में आप अप्लाई करिए। अगर होता है तो ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मान लो उन एम्प्लॉइज़ के रिलेटिव्स आएँगे तो उनका भी मोरल जो है वो बूस्ट हो जाएगा और उनको खुशी होगी कि हम रिक्रूटमेंट में कुछ हिस्सा ले पाए। फोर्थ पॉइंट आती है रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज़, यानी कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉइज़ चले गए हैं काम करके, उनको आप रिकॉल करिए। और रिकॉल सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है जो अच्छा काम करके जाते हैं, बुरे लोगों को कभी रिकॉल नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट बोल रही है प्रमोशन विद ट्रांसफर, यानी आपने किसी को दूसरे ब्रांच में भी जगह दे दी और साथ साथ में हायर पोस्ट पे भी जगह दे दी। एग्जाम्पल है इसका, कोई एम्प्लॉय है जिसको अपनी नेटिव प्लेस से कोई और प्लेस पे भेजा गया, उसकी चॉइस की प्लेस है और उसको हायर प्रमोशन यानी हायर पोजीशन भी दिया गया। इससे उसका मोरल और एंथुसियाज्म दोनों बढ़ गया। या तो ऐसा होगा उल्टा कि उसको कहीं और किसी कंपनी में ब्रांच में काम मिल रहा होगा और उसको चाहिए होगा कि मैं अपने घर की ब्रांच में काम करूं, तो उसको उसका मोरल जो है वो बूस्ट हो जाएगा इससे भी। लास्ट पॉइंट आती है वो आपका वेटिंग लिस्ट। पास्ट में हमने अगर कभी भी ऐसे कुछ रिक्रूटमेंट्स किए हों, मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया लेकिन ज़रूरत खाली 10 लोगों की थी, तो बाकी के जो 90 लोग हैं वो उस टाइम पे वेटिंग लिस्ट में चलेंगे। आगे चल के जब कभी हमको उनकी ज़रूरत होगी तो हम उनको कॉल कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल में कौन कौन आए, यानी बाहर वाले। इसमें सबसे पहले आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। आपने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, पीरियडिकल्स में पोस्ट की एक भाई ये जगह खाली है, उसकी पूरी डिटेल्स आपने लिख दी और एप्लीकेशन इनवाइट कर दी। इसके सिवा आजकल इंटरनेट, टीवी या वेबसाइट से भी हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी वेबसाइट है, हम उसको बोल सकते हैं ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नॉर्मली गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जब हमको देती है तब हमको सपोज मुझे जॉब चाहिए तो मैं एक सर्टेन फॉर्म फिल करूँगी और उस फॉर्म में जो भी मुझे चाहिए, जैसे मान लो मेरा जॉब मुझे ये चाहिए, मेरी डिटेल्स मुझे फिल करनी है और फिर वो मुझे जो भी जिसको भी मेरी ज़रूरत होगी वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कई बार आपने सुना होगा कि जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चल रही होती हैं। यानी कि जब हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरा करने के स्टेज पे होते हैं, लास्ट ईयर में होते हैं, तो उनको जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं, अलग-अलग कंपनीज़ वहाँ आती हैं, उनको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको जॉब्स देती हैं। कई बार ऐसे प्लेसमेंट कैंप्स जो हैं अरेंज होते हैं आपके आईआईएम में या आईआईटी में, दोनों में। इवन जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं आजकल वो भी हमको गारंटी देते हैं प्लेसमेंट का कि आप यहाँ से कोर्स करके जाइए, आपको यहाँ से जॉब हम देंगे। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से हमको कई सारे काबिल बच्चे मिल सकते हैं जो हमारी कंपनी के लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएँगे। थ्रू ट्रेड यूनियन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ट्रेड यूनियन में मतलब हम लोग जो भी लोग हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया है, उनको काम नहीं मिला किसी भी रीज़न से, तो उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ होता है ऑर्गेनाइज़ेशन का। जब भी काम का लोड बढ़ जाता है और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाता है ट्रेड यूनियन की मदद से। ये नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियन काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने नॉर्मली एचआर रिक्रूटर भी बोलते हैं, जो हमारे एचआर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर जिसको हम बोलते हैं, वो लोग बीच में रहने का काम करते हैं। मान लो मेरी कंपनी है जिसको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है और मुझे एम्प्लॉइज़ मिल नहीं रहे और एक कोई एम्प्लॉयी है जिसको जॉब की ज़रूरत है।
तो ऐसा एचआर रिक्रूटर होगा जो दोनों को जानता होगा, जिसको जॉब की ज़रूरत है उसे भी और जो जॉब देना चाहता है उसे भी, और वो दोनों को मिलाएगा, बीच में उसकी अपनी कमीशन होती है। नॉर्मली ये जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हो, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ या टी प्लांटेशन में ये वाले मेथड्स जो हैं काम होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। यानी कई बार ऐसा होता है, सपोज़ मेरी कंपनी किसी आदमी को 15,000 रुपए सैलरी देने के काबिल है, वो दे भी रही है। ये जो बीच वाले होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर्स, ये एम्प्लॉयी को बोलते हैं तुम्हें सिर्फ 12,000 मिलेगा। बीच का 3,000 वो अपने पास ले जाते हैं हर महीने। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है उनको, उनके साथ छेड़खानी काफ़ी होती है और अनस्किल्ड जो लेबर्स होते हैं ना, लेबरर्स होते हैं, वो इस मेथड से सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है वो है रिक्रूटमेंट एट द गेट। जब कभी भी आपको डेली वेजर्स की ज़रूरत है, डेली वेजर्स यानी कि क्या? हर रोज़ दिहाड़ी मज़दूरी लेके जाने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए आप फैक्ट्री गेट पर नोटिस लगा सकते हैं और वो आप उनसे उनको रिक्रूट कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि डेली वेजर्स के लिए कौन-सा मेथड सूटेबल है, तो वो है रिक्रूटमेंट एट द गेट। हर किसी के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं यहाँ से। लास्ट मेथड आता है वो है आपका मॉडर्न मेथड, यानी आजकल हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिजल्ट और अपॉइंटमेंट सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाता है। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बड़े अच्छे से हो सकता है कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए। वेबसाइट्स हैं हमारे पास, जब भी किसी में कोई वैकेंसी होती है तो अपने आप ही वेबसाइट पे वो अपडेट हो जाता है, कैंडिडेट्स उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी सिलेक्शन की। इसके डिफरेंसेस भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताइए, तो अभी आएगा भी नीचे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर तीनों लेवल्स के लिए अलग-अलग है। अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के अलग-अलग सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं। साइज़ कैसा है, कैसा टाइप है आपका, कैसे आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए, सबके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोसेस क्या होगा। टॉप, मिडल और बॉटम के लिए अगर हम बात करें, जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, अलग-अलग लेवल्स पे अलग-अलग तरह के लोग चाहिए और इसीलिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अलग-अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉटम लेवल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होगा, बहुत ही छोटा होगा। जो टॉप वाले के लिए प्रोसेस होगा वो बहुत ही वेल प्लान्ड और स्पेशल नेचर का होगा, क्योंकि ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर बार-बार नहीं होता, ठीक है? आगे बढ़ें, इसका प्रोसेस देखते जाएँ। ये भी बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बार-बार पूछा जाता है। वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, सारे कैंडिडेट्स को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उनको प्राइमरीली ये बताया जाता है कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में और उनको ये बताया जाता है जहाँ पर आप आए हैं, उसके बारे में या उस कंपनी के जो गोल्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। वो वहाँ पर जो ऑफ़िसर होता है वो उनके बारे में भी नॉलेज इकट्ठा करता है, एम्प्लॉइज़ के बारे में, जो लोग वहाँ पर आए हैं, कैंडिडेट्स जिनको हम बोल सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सही कैंडिडेट्स नहीं है, उसको आप वहीं से रिटर्न कर सकते हो। जो आपको लगता है इसी स्टेज पे कि हाँ, ये सही नहीं है हमारे लिए, उसको आप वहीं से रिटर्न कर दो। अगर मान लो आपको वो सही लगता है, तो आप उससे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाओगे और इससे आपके बहुत से काम बहुत ईज़ी हो जाएँगे फॉर्म फिल करवाने से। अच्छा, आपने उससे फॉर्म फिल करवाया, एप्लीकेशंस आ गए सारे, सभी एप्लीकेशंस को आप रिसीव करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब क्या? आपको किस पोज़ीशन के लिए ज़रूरत है और किसने अप्लाई किया, प्लस उसकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे उसकी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट, ये सबको देखा जाता है और जिन्होंने इनकम्प्लीट या रॉन्ग डिटेल्स डाली हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वापस भेजा जाता है। थर्ड पॉइंट आती है अलग-अलग टेस्ट लीजिए, कैंडिडेट्स के अलग-अलग टेस्ट लिए जाते हैं उनको चेक करने के लिए कि जो उन्होंने लिखा है, क्या वो सही है कि नहीं है? अलग-अलग टेस्ट जैसे कि आईक्यू टेस्ट होता है कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी चेक करो, कॉमन सेंस कितना है, मेमोरी कितनी है, स्मार्टनेस कितना है या डिसीजन मेकिंग पावर कितना है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये टेस्ट जो हम क्यों लेते हैं कि जिस काम के लिए आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें उनका इंटरेस्ट है या नहीं। थर्ड आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है? वो जॉब करने के लिए उसके पास स्किल्स है या नहीं, उस पर्टिकुलर आदमी के पास। और लास्ट टेस्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको उसका नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और उसकी हैबिट्स चेक करनी है। ठीक है? यानी वो
मेंटली फिट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये चेक होता है। इतनी स्टेजेस को पार करने के बाद उसको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में एक सर्टेन कमिटी होती है, यानी कि अराउंड 5 टू 6 लोग होते हैं जो कंपनी के टॉप लेवल में से होंगे ऑब्वियसली। वो उस पर्टिकुलर आदमी का इंटरव्यू लेते हैं और उससे काम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि टॉपिक से हिलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम के रिलेटेड बात करनी है। यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जॉब के लिए वो सब डिसाइड की जाती है। फिफ्थ स्टेज पे आता है, अगर उसने पर्सनल इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो अब हम उसके रेफरेंसेस को चेक करेंगे। जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है ना, तो उसमें 2 या 3 उसके जिस कंपनी में वो अभी काम कर रहा है और जो उसके अभी के कलीग्स हैं जिनके साथ वो काम कर रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, माँगी जाती है। तो अब उस इन्फॉर्मेशन को आपको चेक करना है। उन लोगों को आप कॉल करेंगे और उनको पूछेंगे कि ये एम्प्लॉयी कैसा है। यानी एक एक तरह से आप उसको जाँच उसको करेंगे उसकी कि भई ये एम्प्लॉयी आपको सही बता रहा है या नहीं बता रहा, पता चल जाएगा। सिक्स्थ स्टेज होती है वो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं। अब अगर आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, तो इस लिस्ट में आप 20 या 25 लोग डालेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 25 के 25 आगे जाएँगे। इनमें से भी किसी को सैलरी का प्रॉब्लम होगा, किसी के आगे ये जो फिज़िकल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है कोई उसमें आगे अलग निकल जाएगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को डाला जाता है यहाँ पर ताकि हमको तो उतने मिले ना जितने आपको ज़रूरत है। 7th स्टेज है वो आपका फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपके प्रिलिमिनरीली सिलेक्ट हुए हैं, उनको अब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएँगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको ये जानना है कि उसको कोई सीरियस इलनेस ना हो, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम ना हो और बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं फिर उनको वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिया जाता है। अगर ये सारे कैंडिडेट्स आपके अच्छे हैं, तो बस फिर उनको आप ले जाइए। लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज है वो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मतलब क्या? सब हो गया, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, तो अब आप उसको लेटर देंगे अपॉइंटमेंट का। उस लेटर में अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेटर में इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस, डेज़िग्नेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी रेम्युनरेशन और बाकी के सारी डिटेल्स दी जाती हैं। अपॉइंटमेंट लेटर बड़े काम की चीज़ है हमारे लिए। और फाइनली आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में ले आएँगे और उसको आप काम दे देंगे, उसको काम समझाएँगे कि आपका ये काम है, उसको अपने सीनियर से मिलाएँगे, कलीग से मिलाएँगे और इंट्रोड्यूस करवाएँगे। डन? इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके इधर जो भी इंसान आया, उसको आपको न्यू नॉलेज देना है, उसके एबिलिटी को बढ़ाना है, उसकी प्रोफिशिएंसी यानी काम करने के तरीके को सुधारना है, तो उस चीज़ को अपने बोलेंगे ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग का मीनिंग है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना विथ रेफरेंस टू वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज़, यानी जो उनका काम है ना, सिर्फ़ उस बारे में हम उनको बताएँगे, हट के कुछ नहीं बताना। किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि ट्रेनिंग का मतलब है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दो उसको, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, स्किल्स बढ़े, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और टेक्निकल स्किल्स सब बढ़ सके। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ट्रेनिंग का मतलब है कि नॉलेज इम्पार्ट करना, एजुकेशन देना ताकि वो आपके काम और अच्छे से कर सके बिजनेस में। इसका इम्पोर्टेंस देखें तो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन यानी ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या रिसर्च से अवगत करवाना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, स्कूल में पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, अब हैं। स्कूल में मान लो टीचर सेम टू सेम है, उसको स्मार्ट बोर्ड चलाना कौन सिखाएगा? जाहिर सी बात है स्कूल वाले सिखाएंगे। तो ये मॉडर्न इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने को ही हम ट्रेनिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है? सेफ्टी। अब मान लो इसी एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सपोज स्कूल में स्मार्ट बोर्ड आया और किसी टीचर को स्मार्ट बोर्ड कैसे चलाना है वो नहीं सिखाया गया, तो वो उसके लिए वो मशीन हानिकारक भी हो सकती है। कई बार ये तो चलो छोटा एग्जांपल है, कई बार खतरनाक मशीन से खतरनाक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इससे अगर आपने उनको पहले ही सिखा दिया तो उनका मोराल बूस्ट होगा और उनको वो मशीन चलाने में सुस्ती नहीं आएगी। वो बड़े अच्छे से काम करेंगे उस मशीन से। नेक्स्ट पॉइंट आती है इंक्रीज इन जॉब सैटिस्फैक्शन। उनको अपनी जॉब अच्छे से करने का मौका मिलेगा अब ना, तो उनको जॉब करने में मज़ा आएगा।
और इसलिए उनका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। लेबर टर्नओवर के रेट में कमी हो जाती है, यानी आपका लेबर जो है वो धीरे-धीरे अब स्टेबल हो जाएगा, यानी आपके लोग आपकी कंपनी को छोड़ कर के नहीं जाना चाहेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं कि हम अपनी जॉब चेंज करें। फिर आता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। आपने लोगों को सिखा दिया कि मशीन कैसे चलानी है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस कम हो जाएँगे। अब सीधी-सी बात है, मान लो कोई मशीनरी है, मुझे उसको चलाना नहीं आता, तो मैं उसमें नुकसान ज़्यादा कर दूँगी और यही मुझे चलाना आता होगा, तो मुझे नुकसान जो है वो मेरा कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस जो हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। इससे एम्प्लॉइज़ का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यानी मुझे अगर मेरी कंपनी कुछ नई चीज़ सिखाएगी, तो मेरा भी तो डेवलपमेंट होगा और उससे मेरा मोरल बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, सब इंक्रीज़ हो रहा है। इसके सिवाय कुछ और अदर बेनिफिट्स हैं। अदर बेनिफिट्स में क्या-क्या है? प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रेस्टीज अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होने लगता है, अच्छा कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट जनरेट होता है, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, एंथुसियाज़्म सब बढ़ने लगता है एम्प्लॉइज़ में। आपको अगर याद हो इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने बोला था कि ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव। नहीं, एक और चीज़ मैंने बोली थी कि जो ट्रेनिंग पे हम अमाउंट एक्सपेंस मतलब खर्च करते हैं, उसको अपने को एक्सपेंस नहीं गिनना है, उसको अपने क्या गिनना है? इन्वेस्टमेंट गिनना है। ये आपके 1-2 लाइनर्स 1-2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं कि स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। ट्रेनिंग आप अपने लोगों को देंगे, तो आपका वो खर्चा नहीं है, उल्टा वो आपका इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपका काम और अच्छा होगा ट्रेनिंग के कारण। दूसरा, ट्रेनिंग अगर आपको लगता है कि मैं इसको ट्रेनिंग दूँगा तो खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आपका खर्चा उल्टा और ज़्यादा होगा। ये एक और स्टेटमेंट है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग अलग है, डेवलपमेंट अलग है। ये जो आप अलग-अलग टॉप लेवल वालों को देंगे या डिपार्टमेंटल हेड्स को जो आप देंगे, वो भी एक तरह की ट्रेनिंग ही हुई। लेकिन जो आप टॉप लेवल और डिपार्टमेंटल हेड्स को देते हैं, उसका नाम रख दिया गया है डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर आप फिज़िकल वर्क नहीं सिखाएँगे, आप उनकी बुद्धि को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और इससे वो एक्सपर्ट्स बन जाएँगे अपने नॉलेज में, वो और अच्छे प्लान्स और पॉलिसीज़ बना पाएँगे और ऐसी ट्रेनिंग को हम ऑफ़िसर डेवलपमेंट बोलते हैं आज के टाइम में, ठीक है? कंसेप्ट देखें तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने का, पर किसको? टॉप लेवल और डिपार्टमेंटल हेड्स को, ठीक है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हेड्स की कैपेबिलिटी को यानी ऑफिसर की कैपेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है। इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहला है कि टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है उन लोगों का। अब वो जो है और अच्छे से पॉजिटिव डिसीजंस ले पाएंगे। रिसर्च और न्यू आइडियोलॉजी उनको पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, नई नई आइडियाज़ उनको आएंगे, नॉलेज आएगा उनको। थर्ड पॉइंट आती है वो है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन अब बढ़ेगा। ट्रेनिंग से भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है बट एट अ लोअर लेवल, डेवलपमेंट से ज़्यादा बढ़ता है। आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज़ हो पाएंगे, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे कि कैसे हम खर्चे कंट्रोल करें, अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है कैसे उनको रिड्यूस करें और कैसे हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बड़े इजीली आप मिल जाएंगे, स्पीडीली और सक्सेसफुल सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम का। इफेक्टिव सुपरविजन यानी कि आप किसी भी स्किल्स को, यानी अगर आपके माइंड में वो है आपकी स्किल्स हैं, तो आप दूसरों को भी अच्छे स्ट्रेंथ और स्किल्स दे पाएंगे। सेवेंथ पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि आपके जो अलग-अलग चैलेंजेस आते हैं, जो आपके अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती है बिज़नेस में, उनको डिसीजन लेने में पहले प्रॉब्लम होती थी या कन्फ्यूजन होता था, अब वो सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के कारण। और लास्ट पॉइंट है ऐसे प्रोग्राम्स के कारण ऑफिसर्स फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं और अच्छे चेंजेस बिज़नेस में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग देखें, अगर इनका बिना देखे बोल सकते हैं ट्रेनिंग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ही देना है, पर किसको? काम देने के लिए, यानी कि ये जो है फिजिकल वर्क से रिलेटेड है। डेवलपमेंट भी सेम है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल वर्क है
और ये डिपार्टमेंटल हेड्स और टॉप लेवल वालों को दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनकी कैपेसिटी और उनकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना। ठीक है, मोल्डिंग देयर पर्सनालिटी मतलब उनकी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाना धीरे धीरे। सेंटर पॉइंट क्या है? यहाँ पर वर्क है और वहाँ पर फ्यूचर करियर और प्रोबेबल चैलेंजेस हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। टाइम और एक्सपेंस देखें तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और लेस एक्सपेंसिव है, जबकि उसकी बात करें तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जाहिर सी बात है। कौन किसको देता है? तो ट्रेनिंग जो है टॉप लेवल वाले बॉटम या मिडिल लेवल वालों को देंगे। यहाँ पर हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों को डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स देने के लिए। और किसको दी जाती है? बॉटम लेवल वाले स्टाफ को दी जाती है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किसके लिए होते हैं? तो टॉप और मिडिल लेवल वालों के लिए होते हैं। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मुझे हेल्प करिए 1000 सब्सक्राइबर्स को हासिल करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।